हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड आज का हम जो टॉपिक या फिर जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो बेटा हम लोग जब छोटे थे मतलब 7th स्टैंडर्ड में थे तब हमने पढ़ा था ना कि माइक्रोब्स क्या होता है। अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। हाँ मैम पढ़ा तो था। क्या होते हैं? जो छोटे छोटे माइनर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। दिखते हैं क्या कि वहाँ पे अमीबा है, वहाँ पे पैरामीशियम है। मैम ये क्या नाम ले रहे हो, हमें तो ये भी नहीं पता है। तो वही सब पढ़ना है हमें किसमें, इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोब से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? What are microorganisms? Living होते हैं microorganisms? Yes. तो living organisms that cannot be seen with our naked eyes are called microorganisms. Are called microorganisms. ठीक है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है मैम, हमें ये तो पता चल गया कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। बट फिर वो दिखते कैसे हैं? हमें दिखते कैसे हैं? दिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। किसकी मदद से दिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कैसे दिखेंगे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, पता चल गया क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आईज बट वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी है हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? उनको डिवाइड करना, अलग अलग ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई करना। तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। ये हमने हमारे 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अगेन मैम 7th स्टैंडर्ड था, याद नहीं, अब तो हम 8th में आ गए हैं, कैसे याद होगा? तो चलो याद दिलाती हूँ। क्या है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, नेक्स्ट इज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये भी इम्पॉर्टेंट है और हायरार्की हमें याद रखनी है। इनको उल्टा सीधा याद नहीं कर सकते। जैसे दिया है, जो सीक्वेंस में मैंने सिखाया है उसी सीक्वेंस में याद करना है। तो कैसे याद करेंगे मैम इतना सारा? तो हो जाएगा बेटा। कैसे याद होगा? विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक। कैसे याद करेंगे? विद द हेल्प ऑफ निमोनिक। क्या? कीप pot clean or family gets sick।
कैसे याद करेंगे? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्या याद हुआ इसकी हेल्प से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। हो गया याद? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। हाँ मैम, याद हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। Next topic is binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? The biological system of naming the organisms in which the name is composed of two terms. मतलब जैसे हम है तो हमारा नाम कैसे है? एक होता है नाम, एक होती है सरनेम, है ना? तो वैसे ही ऑर्गेनिजम्स को एक नाम और एक उनकी सरनेम देना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को टू टर्म्स में हम नाम देंगे। कितने टर्म्स में? टू टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, सुना है क्या कभी कॉलेरा हुआ है किसी को? सुना होगा, कॉलेरा इज अ डिजीज, है ना? तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? ये एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से होता है क्या? कॉलेरा। क्या है? विब्रियो कॉलेरी। अगर हम हाथ से लिखते तो उनको अंडरलाइन करते हैं। अगर ये टाइप्ड फॉर्म में होता है, जैसे ये है, तो उसको हम इटैलिक फॉर्म में होता है वो। और जब हम लोग अपने हाथ से हैंड रिटन होता है तब हम जीनस और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। तो ये ऐसे नाम देना, ये किसने बताया था कि हम ऐसे नाम देंगे? इट वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल लिनस। किसने इन्वेंट किया था बेटा? कार्ल लिनस ने। तो उन्होंने क्या बोला? while writing the name, genus is written by the first word and species is shown by the second word. मतलब हमने यहाँ पे देखा ना, ये जीनस और स्पीशीज देखा, जीनस और स्पीशीज, है ना? तो इसमें जीनस कौन सा होगा? फर्स्ट वर्ड। मतलब विब्रियो क्या है बेटा? इसमें विब्रियो क्या है? जीनस। एंड कॉलेरा इज स्पीशीज। आ गया समझ में? व्हाट डिड कार्ल लिनस से? कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम में लिखेंगे, मतलब उसका नाम दो टर्म्स में लिखेंगे। कैसे? एक होगा जीनस और दूसरा क्या होगा? स्पीशीज। तो जब हमने एक नाम एग्जाम्पल लिया किसका? कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया का। जो बैक्टीरिया कॉलेरा कॉज करता है, जब हमने उसका नाम देखा विब्रियो कॉलेरी, तो क्या है? विब्रियो इज जीनस और कॉलेरी क्या है? स्पीशीज। अंडरस्टूड बेटा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? हाँ मैम, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बेटा? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म, सपोज हम लोग ये मान के क्या चले, होता ही है कि हमारा इतना बड़ा अर्थ है तो हर एक जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा, हर एक जगह के लिविंग कंडीशंस, जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं वो अलग अलग होंगे, है ना? उनका डिफेंस मैकेनिज्म अलग होगा, वो क्या खाते हैं वो अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ में और वो हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे भी रहते हैं, तो उनके सारे सब एक जैसे नहीं होंगे। सबका परफॉर्म करने का तरीका, खाना खाने का तरीका या फिर उनका डिफेंस मैकेनिज्म, हर एक चीज़ क्या होंगी? बहुत डिफरेंट होंगी, एक दूसरे से सब डिफरेंट होंगे। तो all the living organisms on earth have classified themselves according to geographical regions. geographical regions नॉर्थ में है, साउथ में है, ज़्यादा ठंड में है, डेजर्ट में है तो बहुत गर्मी है वहाँ पे है। फिर फूड इंजेशन, मतलब क्या कि उनका न्यूट्रिशन क्या है, क्या खाते हैं वो लोग। फिर डिफेंस, कि खुद का डिफेंस कैसे करेंगे, अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक कर रहा है तो खुद को कैसे बचाएंगे, वो है उनका डिफेंस। और बहुत सारी चीज़ें। अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग स्पीशीज या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। अगर हम लोग लैंड और सी की दोनों को मिला के हम लोग देखें तो देर आर अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज। कितने हैं? 87 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है।
To study them, groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organisms. मतलब कि वो सेम क्यों है, वो डिफरेंट है या सेम है, उनके बेसिस पे उनको अलग अलग क्लासीफाई किया. कैसे? ग्रुप्स में, ग्रुप्स के नीचे सब ग्रुप्स में, इस वे में उनको क्या किया? क्लासीफाई किया. क्या, कैसे? इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज कि वो क्यों सेम है और उनमें क्या क्या सेम है, एंड द डिफरेंसेस कि उनमें क्या क्या डिफरेंट है, ये सब के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया. This process of placing them in different groups is called biological classification. उनको अलग अलग ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में प्लेस करना और डिवाइड करना, उसको क्या बोलेंगे बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दिस कुड बी द डेफिनेशन. तो याद करनी है क्या मैम? बिल्कुल याद करनी है. The process of placing the organisms into different groups is called बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्या बोलते हैं बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अंडरस्टूड? क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? यस. इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. अलग अलग साइंटिस्ट थे, हर एक साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने को ट्राई किया. तो सबसे पहले किसने ट्राई किया था? सबसे पहले 1735 में कार्ल लिनस ने किया था. कैसे क्लासिफाई किया था? 2 किंगडम्स में. कैसे? 2 किंगडम्स में. नाम क्या था उनका? किंगडम वेजिटेबलिया एंड किंगडम एनिमेलिया. कैसे क्लासिफाई किया था कार्ल लिनस ने? 2 किंगडम में. क्या? किंगडम वेजिटेबलिया एंड किंगडम एनिमेलिया. उनके बाद आए मिस्टर हेकल. उन्होंने क्या किया? कब क्लासिफाई किया? इन द ईयर 1866. कब किया? इन द ईयर 1866. हेकल क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 किंगडम्स. कितने बेटा? 3 किंगडम्स में क्लासिफाई किया. कौन से 3 किंगडम्स? प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कौन से 3 किंगडम्स थे बेटा? प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, 2 लोगों ने क्लासिफाई कर दिया. फिर आए चैटन. चैटन ने कब क्लासिफाई किया? 1925 में. ही ट्राइड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स अगेन इनटू 2 किंगडम्स. फिर से उन्होंने क्या किया? 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया. कौन से थे 2 किंगडम्स? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ये क्या होते हैं मैम? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. समझेंगे जब आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, ये भी समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं. ठीक है. उनके बाद आए कोपलैंड इन 1938. कोपलैंड ने क्लब क्लासिफाई किया इन 1938. और कितने किंगडम में क्लासिफाई किया? इनटू 4 किंगडम्स. कितने? 4 किंगडम्स में. कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कौन से थे 4 किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसके बाद जो लास्ट वन थे टू क्लासिफाई इन 1969 वॉज रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर. हम लोग शॉर्टली बोल सकते हैं रॉबर्ट विटेकर. किसने क्लासिफाई किया? रॉबर्ट विटेकर ने. कितने किंगडम में? 5 किंगडम में. मतलब उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को लिटरली 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया. कौन से थे 5 किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कौन से थे बेटा 5 किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैम इतना पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ना है. अच्छे मार्क्स चाहिए तो बिल्कुल पढ़ना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. 3 स्टार वाला टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ईयर भी याद करनी है, साइंटिस्ट का नाम, कितने किंगडम में क्लासिफाई किया और उनकी मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी. ये पूरा का पूरा टेबल बाय हार्ट लर्न करना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. ये वाला
यस अभी विटेकर ने क्लासिफाई किया था, तो विटेकर ने क्या कंसिडर करके क्लासिफाई किया था? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया था विटेकर ने। सो व्हाट वाज द क्राइटेरिया? सबसे पहला क्राइटेरिया जो था दैट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स का सेल है, जो ऑर्गेनिजम्स जो सेल से बने हुए हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। ईदर दे कुड बी प्रोकैरियोटिक and or they could be eukaryotic organisms. What are prokaryotic organisms? Carry on मतलब कैरियन मतलब क्या बेटा? न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस पता है ना कहाँ पे होता है? पता है क्या? न्यूक्लियस होता है सेल में। इफ दिस इज अ सेल तो इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। If this is a cell, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था, क्या क्राइटेरिया पे? फर्स्ट वाज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? जिनका न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है और उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस भी प्रॉपर नहीं है एंड सेकेंड इज सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। और नेक्स्ट वाज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल होता है प्रॉपर, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आ गया? यस मैम। सेकेंड क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? कुछ ऑर्गेनिज्म एकदम छोटू छोटू से होंगे, कुछ एकदम बड़े बड़े से होंगे, है ना। तो छोटू छोटू ऑर्गेनिज्म या उनसे भी छोटू छोटू ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिखते, वो उनमें कितने सेल्स प्रेजेंट होंगे, और जो बड़े बड़े हैं उनमें कितने सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर मतलब क्या बेटा? यूनिसेल्यूलर मतलब जो ऑर्गेनिजम्स में वन सेल प्रेजेंट होता है। कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? ओनली एंड ओनली वन सेल प्रेजेंट होता है। कितने? वन सेल। सेकेंड इज मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब मोर देन वन सेल। है ना। कैसे क्लासिफाई किया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। द ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम्स के पास एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उनको उनका खाना कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्लांट्स। प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलेगा? दे आर ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक। मतलब क्या? देखा होगा ना कि अगर ये लीफ है तो लीफ पे सनलाइट आ रही है, फिर उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, ग्रीन ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये सब पढ़ा है हमने, हमारे जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे ये सब कुछ पढ़ रखा है हमने, है ना। लीफ की मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनका खाना प्रिपेयर होगा, है ना। तो जो खुद का खाना खुद बनाएंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है मैम, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज फंगाई। फंगाई आर सेप्रोफाइटिक। फंगाई कैसे है बेटा? सैप्रोफाइटिक। मतलब क्या मैम सैप्रोफाइटिक? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड है उन पे वो फीड करेंगे और वो उनसे न्यूट्रिशन लेंगे। दोज आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब फंगाई इज सैप्रोफाइटिक इन नेचर।
थर्ड आर एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉपिक एंड इंजेसिव। एनिमल्स, सारे एनिमल्स क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है। जैसे कि हम हैं, हम भी एक कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में ही आते हैं। तो हम क्या है? वी आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब क्या कि हम किसी और पे डिपेंड, हम करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस, कि आओ सनलाइट दो, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खुद का खाना खुद बनाएंगे। नॉट पॉसिबल। हम क्या करते हैं? वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट के प्रोडक्ट्स। किसके लिए? हमें जब भूख लगती है तो पेट भरने के लिए खाते हैं ना प्लांट्स, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स, ये सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, हम खाते हैं। दिस इज हेट्रोट्रॉपिक, जो किसी और पे डिपेंड करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स किसी और पे डिपेंड करेंगे टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, उनका न्यूट्रिशन किसी और से मिलता है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है? तो प्लांट्स की लाइफ स्टाइल है दे आर प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स कैसे है? दे आर प्रोड्यूसर्स। हमने देखा था प्लांट्स क्या है? दे आर प्रोड्यूसर्स, मतलब खुद का खाना हम भाई खुद बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है ना? वो क्या है? प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर्स। एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर्स, मतलब किसी और पे डिपेंड करेंगे, किसी और को खाएंगे, किसी और को कंज्यूम करेंगे, मतलब एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। उसके बाद फंगस या फिर फंगाई क्या है? डीकम्पोजर्स। सुना है क्या वर्ड बेटा? डीकम्पोजर्स सुना है क्या? नहीं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? सपोजिंग, मानो कि हमने आज बनाना खाया, बनाना का पील होता है वो तो नहीं खाते ना हम, वो हमने फेंक दिया, तो उसके ऊपर वापस हमने उसको सॉइल से कवर कर दिया, और थोड़े टाइम बाद जब हम लोग उस सॉइल को हटाएंगे तो वी वुड सी कि वो जो बनाना की पील थी उसको कोई तो खा गया, मतलब उसको डिकम्पोज कर दिया है। तो वो सारे काम कौन करेगा बेटा? फंगाई। फंगाई विल डू ऑल दिस वर्क ऑफ decomposing. नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब क्या? फाइलोजेनेटिक का मतलब ही नहीं पता मैम? ठीक है, बताएंगे। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी। मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे डेवलप हुए। जैसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे दे वर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर से मल्टीसेल्यूलर बने, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने, है ना? तो ये क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। तो आ गया बेटा, विटेगर ने क्या क्या कंसिडर किया था? क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया पे के बेस्ड उन्होंने कंसिडर किया था कि हम लोग ग्रुप में डिवाइड करेंगे? ये सारे क्राइटेरियाज थे। अंडरस्टूड? यस। इसके बाद आता है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो हमें याद रखना है, तो वही सब है इसमें इजी फॉर्म में। क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, है ना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स क्या है? यूनिसेल्यूलर। प्रोकैरियोट्स क्या है? यूनिसेल्यूलर। देखा हमने, वन सेल। प्रोकैरियोट्स क्या है? यूनिसेल्यूलर, मतलब वन सेल। तो जो वन सेल ऑर्गेनिजम्स है वो किंगडम वन, मतलब मोनेरा। मोनेरा को हमने कहाँ पे प्लेस किया? किंगडम वन मोनेरा इज प्लेस्ड अंडर प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर। अगर कोई पूछे कि मोनेरा किंगडम में कैसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो हमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किस में मिलेंगे बेटा? किंगडम मोनेरा में। सेकेंड इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या है? यूकैरियोट्स को भी हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया। कैसे? यूकैरियोट्स को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया। कैसे? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अगेन यूनिसेल्यूलर मतलब क्या? वन सेल। मल्टीसेल्यूलर मतलब मोर देन वन सेल। ये तो पढ़ रखा है मैम, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि दिमाग में जाए, एग्जाम के टाइम पे
फट दे के क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये वर्ड पढ़ा था हमने और इसका मतलब यही होता है ना। तो मल्टी सेल्यूलर मोर देन वन सेल। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर कौन से ऑर्गेनिज्म से बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा के। किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे? यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। ठीक है। अभी यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी हमारे 3 किंगडम्स है। कितने किंगडम्स है? 3। किंगडम 3 फंगाई, किंगडम 4 प्लांटे एंड किंगडम 5 एनिमेलिया। कितने किंगडम्स है? फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है बेटा, ये सारे चार्ट वगैरह जो दे रही हूँ दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। तो आगे बढ़े। यस, अभी हमने देखा ना, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, है ना, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। तो क्लासिफाई करने के बाद हमें पहला किंगडम जो है दैट इज किंगडम मोनेरा। तो अब पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा क्या है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर। वापस से नहीं बताऊंगी, मैम बहुत बार बता दिया है, याद हो गया है कि यूनिसेल्यूलर मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वेरी गुड, यूनिसेल्यूलर मतलब वन सेल। फिर दे में बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ये भी बताया था। ऑटोट्रॉपिक खुद का खाना खुद बनाएंगे और हेट्रोट्रॉपिक क्या? दूसरों पे फीड करेंगे। ये भी क्लियर है एकदम, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। मतलब कैसे सेल्स है बेटा? दे आर प्रोकैरियोटिक। कैसा सेल है ये? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब मैंने बताया था क्या होता है, उनके पास प्रॉपर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं होता है। नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोकैरियोटिक की? उनके पास प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। उनके पास क्या नहीं होता? प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस भी नहीं होता और प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपर या फिर सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। अंडरस्टूड? दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। आ गया समझ में बेटा कि किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? यस, मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, वो इसमें ही है कहीं पे। हाँ, यहाँ पे देखो, विब्रियो कॉलेरी। ऐसे क्या होता है बोला था मैंने? कॉलेरा होता है। क्या होता है? कॉलेरा। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, विब्रियो कॉलेरी, ये किसके एग्जाम्पल्स है? किंगडम मोनेरा के। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? यस, अंडरस्टूड। अभी इसके आगे नेक्स्ट किंगडम है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अगेन सिंगल सेल्ड मतलब एक ही सेल वाले ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनके सेल में न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा? वेल डिफाइंड होगा। उनके सेल में न्यूक्लियस कैसा होगा? वेल डिफाइंड। ये सेल है और ये उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ठीक है? यस मैम, ठीक है, हो गया। डिफाइंड
क्या है? दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा दैट वुड बी एनक्लोज, मतलब उसको कवरिंग होगी किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव सूडोपोडिया। मैम पहली बार सुना है ये सूडोपोडिया क्या होता है? व्हाट इज सूडोपोडिया? सूडोपोडिया अगर हम इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड करें तो सूडो मतलब फॉल्स। सूडो मतलब क्या बेटा? फॉल्स। और पोडिया मतलब फीट। क्या? फीट। जो ऑर्गेनिजम्स के पास फॉल्स फीट होता है उनको सूडोपोडिया बोलते हैं। तो क्या काम आता है सूडोपोडिया? मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वैसे ये ऑर्गेनिजम्स भी तो मूव करते हैं, उनके पास पैर नहीं होते इसलिए तो उनको बोलते हैं फॉल्स फीट। उनके पास हमारे जैसे पैर नहीं होते, बट क्या होता है? सूडोपोडिया होता है। तो सूडोपोडिया कैसे है? सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या? इधर से उधर मूवमेंट करना, वहाँ से यहाँ, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो ये जो दिख रहा है ना यूग्लिना का, ये उसका क्या है? सूडोपोडिया, या फिर इसको बोलेंगे हेयर लाइक सीलिया। किसके लिए यूज होता है बेटा? लोकोमोशन के लिए। वो ऐसे ऐसे मूव करेंगे ताकि इधर से उधर जा सके, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर ऑटोट्रॉप्स। ये भी पढ़ाया था। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स एग्जाम्पल यूग्लिना, वॉलवॉक्स। यूग्लिना और वॉलवॉक्स किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। वॉलवॉक्स में क्या होता है? कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वॉलवॉक्स में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इनके ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से है? अमीबा एंड पैरेमेशियम। ऑटोट्रॉप्स कौन से है बेटा? ऑटोट्रॉप्स, ये याद रखने हैं बेटा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल सारे के सारे जितने भी किंगडम हैं उनके एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स है यूग्लिना और वॉलवॉक्स। और ये भी याद रखना है कि वॉलवॉक्स के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। हेट्रोट्रॉप्स कौन से है? अमीबा एंड पैरेमेशियम। व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स? जो खुद दूसरों पे फीड करेंगे, तो वो एग्जाम्पल क्या है? अमीबा एंड पैरेमेशियम। अंडरस्टूड किंगडम मोनेरा? सॉरी, किंगडम मोनेरा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। किंगडम प्रोटिस्टा, यस, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों किंगडम हो गए मैम हमारे। थर्ड इज किंगडम फंगाई। थर्ड कौन सा किंगडम है बेटा? किंगडम फंगाई। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे आर नॉन ग्रीन। दे आर नॉन ग्रीन मतलब ग्रीन कलर के नहीं होंगे। यूकैरियोटिक, मैंने बताया था यूकैरियोटिक क्या होता है ना? जो सेल है उसके अंदर प्रॉपर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होगा। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉपिक भी पढ़ रखा है हमने। Yes, they are non-green eukaryotic heterotropic organisms. Second is most of them are saprotrops. Most of them are saprotrops. हमने देखा था saprophytic organisms क्या होते हैं? क्या है? They feed on dead and decaying organisms. कैसे organisms पे feed करेंगे बेटा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स डेड हो चुके हैं, जो डीके हो रहे हैं, उन पे फीड करेंगे। कौन? ये सारे फंगाई, किंगडम फंगाई के जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल मतलब क्या?
व्हाट इज अ सेल वॉल? अगर ये सेल है तो इसके बाहर एक वॉल होती है ना, तो इसको बोलते हैं, ये पूरे सेल में प्रेजेंट होंगे, इट वुड बी प्रेजेंट इन द एंटायर सेल, तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सेल वॉल। और सेल वॉल इन केस ऑफ फंगाई या फिर फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अपना 3 स्टार है, काइटिन याद करना है। फंगस में सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा? काइटिन से। नेक्स्ट इज सम फंगाई आर थ्रेड लाइक। थ्रेड जैसे, थ्रेड तो पता है क्या होता है, फंगाई कैसे है, कुछ कुछ फंगाई होते हैं थ्रेड जैसे। एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक है, मतलब इनके सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है एंड यहाँ पे होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. मतलब इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। एक होता है तो न्यूक्लियस, बहुत सारे होंगे तो क्या? न्यूक्लियाई। इसके एग्जाम्पल दिए है, बेकर्स ईस्ट, एस्परजिलस मतलब फंगस ऑन कॉर्न। कॉर्न मतलब भुट्टा खाते हो, कॉर्न है ना, उसमें भी कभी कभी फंगस लग जाता है, दैट इज एस्परजिलस। उसको क्या बोलते हैं? एस्परजिलस। पेनिसिलियम, मशरूम्स, मशरूम भी फंगस है? हाँ बिल्कुल, मशरूम भी फंगस है। क्या हम फंगस खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, ऑफ कोर्स। मशरूम्स जो भी खाते हैं वो सारे क्या खाते हैं? फंगस खाते हैं, है ना मैम? ये तो पता ही नहीं था हमें। हम लोग क्या खाते हैं? जो भी मशरूम्स खाते हैं, जिनकी फेवरेट है मशरूम्स, वो क्या खाते हैं? फंगस खाते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, किंगडम फंगाई क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ओके, ये स्टैंडर्ड में हमें 3 किंगडम्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। हमने माइक्रोब्स को वापस से कैसे क्लासिफाई किया? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कैसे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। मतलब यहाँ पे दिए, देखो, साइज ऑफ माइक्रोब्स 1 मीटर, 106 नहीं होता बेटा, यहाँ पे ये गलत है। क्या होगा ये होगा 10⁻⁶। क्या होगा? बाप रे, ये क्या होगा? ये भी 10⁻⁶ होना चाहिए एंड दिस शुड बी 10⁻⁹। ये दोनों गलत दिए हैं। वन मीटर इज 10⁻⁶ micrometer and 1 meter is 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, 1 मीटर कितना होता है? 10⁻⁶ माइक्रोमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में देखा बैक्टीरिया होते हैं एंड यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगाई और एल्गे होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं मैम? बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेल्यूलर। कैसे? यूनिसेल्यूलर, इंडिपेंडेंट एंड पैरासाइटिक। बैक्टीरिया कैसे है?
यूनिसेल्यूलर, इंडिपेंडेंट एंड पैरासाइटिक। मतलब क्या? यूनिसेल्यूलर तो बता दिया, इंडिपेंडेंट मतलब अकेले भी रह सकते हैं, एंड पैरासाइटिक मतलब किसी और पे फीड करके वो लोग उनका न्यूट्रिशन लेंगे, मतलब उनका न्यूट्रिशन उनको किसी और बॉडी से मिलेगा। दोज आर कॉल्ड पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। समटाइम्स many बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज एक साथ आएंगे और क्या बनाएंगे बेटा? बहुत सारे बैक्टीरियाज एक साथ आएंगे और बनाएंगे कॉलोनीज। Many bacteria will come together to form colonies. Next is bacterial cell is prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent. बैक्टीरिया के क्या होता है? बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विथ सेल वॉल। मतलब मैंने बताया था सेल वॉल, ये सेल है तो सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मतलब ये सेल है, इसमें नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड नो सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। अभी उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा? उनका रिप्रोडक्शन होगा बाय सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या? फिजन का मतलब क्या होता है? जैसे कि इफ आई एक्सप्लेन यू टू वर्ड्स, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। फ्यूजन मतलब क्या? जब दो चीजें एक साथ कंबाइन होगी, व्हेन टू थिंग्स आर कंबाइंड, जब एक साथ कंबाइन होगी तो उनका क्या होगा? फ्यूजन होगा। एंड फिजन मतलब इफ वन सेल इज गेटिंग डिवाइडेड, मतलब एक ब्रेक डाउन होगा इनटू डिफरेंट पार्ट्स, उसको क्या बोलेंगे? फिजन। तो इसमें क्या दिया है? दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी मतलब मैंने बताया क्या होता है? बाइनरी मतलब टू। ठीक है, बाइनरी इज टू एंड फिजन इज ब्रेक डाउन। तो जब ये एक सेल ब्रेक डाउन होके टू सेल्स बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमें किस में देखने मिलता है? अमीबा में। किस में देखने मिलता है बाइनरी फिजन? अमीबा में। ठीक है। In favorable conditions, bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. मतलब उनको उनके फेवरेबल कंडीशंस जब मिलेंगे, जैसे कंडीशंस उनको चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, जितने में जो वो कंफर्टेबल है, तो क्या करेंगे? बहुत जल्दी 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 मल्टीप्लाई होंगे, बहुत विगरसली, मतलब फास्ट 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 मल्टीप्लाई होंगे, और इन लेस देन और इक्वल टू 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में उनका नंबर एकदम डबल हो जाएगा। मतलब इतना जल्दी जल्दी उनका रिप्रोडक्शन होगा कि 20 मिनट्स में उनका नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए? हाँ जी। अभी आगे देखेंगे, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की साइज। क्या होती है बैक्टीरिया की साइज बेटा? बैक्टीरिया की साइज इज फ्रॉम, बैक्टीरिया की साइज इज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। क्या साइज है बेटा बैक्टीरिया की? 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर की साइज में वो हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया के बाद क्या देखना है हमें? प्रोटोजोआ। अभी अगेन प्रोटोजोआ भी कुछ तो साइज के होंगे, उनकी साइज है अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर्स।
क्या साइज है प्रोटोजोआ की? 200 माइक्रोमीटर्स। तो प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल। कहाँ पे मिलते हैं प्रोटोजोआ हमें? दे आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, मतलब जो हम लोग बकेट्स घर में भर के रखेंगे, या फिर जो लेक्स है, जो रिवर्स, जो जितने भी फ्रेश वाटर बॉडीज है वहाँ पे, एंड सी वाटर। सी वाटर, यस, सी वाटर मतलब क्या? जो पानी सॉल्टी होता है। सी का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो प्रोटोजोआ कहाँ मिलते हैं? सॉइल में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और सी वाटर में भी होते हैं। Next is, some are found in the body of other organisms and are pathogenic. कोई कोई प्रोटोजोआ किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहते हैं और उनको क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक। व्हाट इज पैथोजेनिक मैम? सुना ही नहीं है हमने। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करते हैं, दोज आर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किसमें? दे आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब किसी और की बॉडी में भी मिलेंगे, एंड दे आर पैथोजेनिक मतलब हमें बीमार कर सकते हैं। These are unicellular organisms with eukaryotic cell, है ना? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है एंड उनका सेल कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है। There is a great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoans. मतलब कि प्रोटोजोन्स हर एक बहुत अलग अलग दिखते हैं, उनका सेल स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होगा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होगा। किसमें वेरिएशन दिखने मिलते हैं हमें? सेल स्ट्रक्चर, organs of locomotion and modes of nutrition। मतलब ये तीनों, ये सारे प्रोटोजोन्स देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, पैरामीशियम एंटमीबा से डिफरेंट है, ये दोनों प्लाज्मोडियम से डिफरेंट है। तो वो सारे सेल भी उनके स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है उनमें। These organisms reproduce by simple cell division। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एक सेल है, इसका डिवीजन होगा और दूसरे सेल्स बनेंगे, है ना? सिंपल सेल डिवीजन। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? बाय सिंपल सेल डिवीजन। बैक्टीरियाज यहाँ पे भी हमने देखा था, ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? जहाँ पे भी उनका रिप्रोडक्शन है वो हमें याद रखना है कि सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? सिंपल बाइनरी फिजन से। प्रोटोजोअन्स या फिर प्रोटोजोआ कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? बाय सिंपल सेल डिवीजन। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, जो हमने देखा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे कि इनमें बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि यहाँ पे अमीबा में बाइनरी फिजन होगा। तो अमीबा किसका पार्ट है? अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोटोजोआ। पैरामीशियम कैसे है? फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर। कहाँ पे रहते हैं? जो गंदा सा पानी होता है ना, अभी बारिश हुई है, हर जगह पानी भर जाता है, बहुत गंदा पानी हो जाता है फिर वो, तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। दे लिव इन डर्टी वाटर। एंटमीबा हिस्टोलिका कॉजेज अमीबियासिस। ये डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? एंटमीबा की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉजेस मलेरिया। हमें मलेरिया होता है ना, मच्छर काटने से हम बोलते हैं कि मच्छर काटा इसको इसलिए मलेरिया हो गया, तो वो मच्छर का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। क्या करता है मच्छर? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स क्या करेगा? हमें मलेरिया देगा, मलेरिया हो जाएगा हमें उसके काटने से। यूग्लिना इज ऑटोट्रॉपिक। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना इज ऑटोट्रॉपिक। आया समझ में? विथ एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है, इवन दैट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाना है पेपर के टाइम पे, ठीक है? यस।
इसके बाद हम पढ़ेंगे फंगाई। फंगाई क्या है? हमने तो बहुत बार पढ़ लिया बेटा, ये फंगाई क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, देखा ना, कितनी बार देख लिया था हमने। दे आर फाउंड ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कितनी बार रिपीट करूँ, ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बार बार रिपीट करने की। कहाँ पे मिलते हैं? दे आर फाउंड ऑन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड बॉडीज होती है, प्लांट्स अगर मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, फंगस या फंगाई क्या करेंगे, उनको डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। पता है मैम, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यूकैरियोटिक क्या है, हमें याद हो गया है यूकैरियोटिक क्या है। सम आर यूनिसेल्यूलर, ये भी बहुत अच्छे से पता है मैम यूनिसेल्यूलर क्या होता है। एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आईज। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ कुछ फंगस जो हमें नेकेड आई से दिखते हैं। कौन से? बताया था मैंने, कौन से जो हम खाते हैं। कमेंट डाउन करना मुझे, कौन से फंगस हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर सैप्रोफाइटिक। कैसे है? सैप्रोफाइटिक, ये भी पता है। एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। उनको उनका खाना कहाँ से मिलता है? जो बॉडीज डीके हो रही है, जो डेड हो गई है, जो डीके हो रही है, वहां से उनको उनका खाना मिलेगा। सॉरी, they reproduce sexually and asexually by cell division और by budding। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेक्सुअली और असेक्सुअली। या तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो असेक्सुअल। असेक्सुअल कैसे होगा? बाय बडिंग। याद रखना है कैसे होगा? बाय बडिंग। बडिंग मतलब क्या? मतलब एक, अगर सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड डेवलप होगा, इसको बोलते हैं बर्ड। फिर ये ऑर्गेनिज्म, वो जो बर्ड है वो वापस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये भी बर्ड है, फिर बाद में क्या होगा? और बड़ा हो जाएगा, और एकदम जब बर्ड बड़ा हो जाएगा ना, वो जो बर्ड है, इट विल गेट डिटैच फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी। क्या होगा? जो पेरेंट बॉडी है उससे डिटैच होगा और एक नया बर्ड, मतलब क्या प्रोड्यूस होगा? एक नया ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं, ये क्या है? ये बडिंग। ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम। फंगस के एग्जाम्पल्स देख लिया हमने। फंगस क्लियर है क्या? इज फंगस क्लियर? यस मैम, सब कुछ समझ में आ गया। ओके, फंगस के बाद है अलगे। अलगे, फंगस की भी साइज, यहाँ पे भी हमने साइज नहीं देखी फंगस की। फंगस की क्या साइज है? साइज ऑफ फंगस इज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ फंगस? 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। साइजेस भी इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जानी है, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, अलगे, अलगे की साइज क्या है? अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स। इसकी भी साइज कितनी है? 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स। ये क्या है? देखने में तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है। ये क्या है? इट इज क्लमाइडोमोनस। क्या है? क्लमाइडोमोनस। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गे। अभी एल्गे होते कैसे हैं? कैसे होते हैं? दे आर एक्वेटिक। दे आर एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक। दे आर यूकैरियोटिक। ये भी पता है मैम, जल्दी जल्दी जाने दो। यूकैरियोटिक भी हो गया, यूनिसेल्यूलर भी हमें पता है, ऑटोट्रॉपिक भी हमें पता है। दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ पता है मैम। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। उनके सेल में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? उनके सेल में
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। यस, एग्जाम्पल क्या है? कॉलेरा और क्लमाइडोमोनस आर वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ अलगे आर यूनिसेल्यूलर। क्लमाइडोमोनस और कॉलेरा क्या है? दे आर unicellular. Most of them are multicellular and visible with naked eyes. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो multicellular होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं उनमें, और हम उनको अपने naked eyes से देख सकते हैं। अंडरस्टूड सब कुछ? और इसका एग्जाम्पल क्यूट सा हमारा क्लमाइडोमोनस। अंडरस्टूड? यस। इसके बाद हम देखेंगे वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम उनकी साइज देखेंगे। साइज क्या है बेटा वायरसेस की? दे आर अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स, है ना। उनको बोलते हैं कि दे आर द ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब वो एज पे है, ना तो कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना कंप्लीटली डेड ऑर्गेनिजम्स है। क्यों बोलते हैं हम उनको ऐसा? जैसे कि अभी आपने देखा या फिर एक्सपीरियंस किया है ना थोड़े टाइम पहले, कोरोना वायरस, है ना, इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया था जिस वायरस ने, कोरोना वायरस। तो दैट वाज अ वायरस। तो उसको हम बोलते हैं कि वो कंप्लीटली लिविंग भी नहीं है और वो कंप्लीटली डेड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं बेटा? बेसिक यूनिट क्या है? सेल, है ना। हर एक ऑर्गेनिजम्स किससे बनेगा? सेल से बनेगा। चाहे वो छोटू ऑर्गेनिज्म हो, मतलब यूनिसेल्यूलर हो, चाहे वो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हो, मल्टीसेल्यूलर हो, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बनेंगे? सेल से बनेंगे, है ना। तो वायरस के पास तो सेल ही नहीं है। वायरस के पास क्या नहीं है? सेल ही नहीं है। तो वायरस किससे बने हैं? बताती हूँ। वायरस बने हैं, एक तो पहले देखो वायरस दिखता कैसे है। लाइक हमारा ये बेसिक डायग्राम है वायरस का। ये है वायरस, है ना। तो अगर ये वायरस है तो ये जो है दिस इज अ प्रोटीन कोट। क्या है बेटा? ये प्रोटीन कोट। और इसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए और आरएनए। इनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। मतलब वायरस किससे बना है? प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से। सेल तो है ही नहीं उनके पास। तो देखते हैं वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, मतलब दे आर बहुत छोटू ऑर्गेनिजम्स है। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। हमने देखा था ना कि बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया की कुछ तो साइज होती है, वायरस उनसे भी छोटू ऑर्गेनिजम्स है। दे कैन ओनली बी सीन विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसे दिखते हैं वायरसेस हमें बेटा? ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाकी ऑर्गेनिजम्स हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं, बट वायरसेस उसमें नहीं दिखेंगे क्योंकि वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। तो उनको हम कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। उनको कोई कॉलोनीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक साथ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला काफ़ी हूँ, एक ही है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के फॉर्म में मिलते हैं। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए। या तो डीएनए होगा उसमें या तो आरएनए होगा। डीएनए मतलब इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद करके जाना है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या देखा हमने? वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और उनका कवरिंग जो होता है वो क्या है? कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। हमने देखा ना यहाँ पे प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है? डीएनए और आरएनए, और बाहर कवरिंग किसकी है बेटा? प्रोटीन कोट की कवरिंग है। Viruses survive only in living plant or animal cells.
वो कहाँ पे सरवाइव करते हैं, या तो कोई तो प्लांट के सेल में जाके या तो लिविंग एनिमल के सेल में जाके, बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। उनको क्या चाहिए, उनको रहने के लिए या तो प्लांट सेल चाहिए या तो एनिमल सेल चाहिए। And they produce their own proteins with help of host cell and create their numerous replica। मतलब क्या दिया है, दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। अगर वायरस मेरी बॉडी में है तो मैं उसके लिए क्या हूँ, मेरे जो सेल्स है, मेरे बॉडी के जो सेल्स है, दोज आर होस्ट सेल फॉर द वायरस। उनको क्या बोलेंगे, होस्ट सेल। एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका, मतलब हमारे सेल में आएंगे, उनका डीएनए जो है वो हमारे सेल के, हमारा जो सेल है उसके अंदर, हमारे अंदर भी कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है ना। ये जो हमारा सेल है, ये ह्यूमन का सेल है, उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। तो वो क्या करेंगे, क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। वो हमारे सेल में आके उनके बहुत सारे रेप्लिका बनाएंगे, मतलब कॉपीज बनाएंगे। हम जेरोक्स करते हैं ना, एक पेज की बहुत सारी कॉपीज, वैसे वायरस क्या करेंगे, एक जैसे बहुत रेप्लिका बनाएंगे सेल्स के। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल। क्या करेंगे, एक तो हमें यूज़ करेंगे, ऊपर से रेप्लिका बनाएंगे और फिर जो होस्ट सेल है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। एंड बिकम फ्री, और क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल। उनका काम हो गया, इन्फेक्ट कर लिया, होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी क्या जाएंगे, नेक्स्ट टारगेट की तरफ, कहाँ पे, दूसरे न्यू सेल्स में जाएंगे। Viruses cause many diseases to plants and animals। हम जो है, हम भी बीमार हुए थे ना वायरस की वजह से, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स में वायरसेस बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड वायरसेस क्या होते हैं, यस। अरे वाह, ये तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मतलब हमने पूरे एक शॉट में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इतना कर लिया तो डन हो गया हमारा चैप्टर। यस, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। मतलब जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, लिटिल लिटिल प्रोग्रेस करोगे, तब भी जाके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, बाय बाय।